विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अपने वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबको नए साल की सुबह के साथ आपकी ज़िंदगी में उजालों से भर जाए, ये नया साल आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। और नए साल की शुभेच्छा के साथ आप लोगों का आने वाला साल मंगलमय रहे और आप स्वास्थ्य से भी स्वस्थ रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। 15वां पाठ जल परिवाह। मैं जानी जयदेव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके अंतर्गत अगले वीडियो के अंदर हमने पाठ की शुरुआत की थी और इसमें हमने नदी परिवाह की 3 अवस्थाओं के बारे में भारत के जल परिवाह के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसमें हमने हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा नदियों के उद्गम स्थान कौन से हैं, नदी की प्रणाली कौन सी है, उसकी भी फोटोग्राफ्स अगले वीडियो के अंदर हमने देखी थी। अब आगे शुरुआत करते हैं नदी प्रवाह की 3 अवस्थाएं, जिसमें पहला है पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है मैदानी प्रदेश। तो पर्वतीय प्रदेश यानी कि जहाँ से नदी निकलती है वो विस्तार को नदी का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। मध्य भाग और मैदानी प्रदेश की जहाँ पर नदी अपना बहाव क्या करती है, मंद कर देती है, उसे मध्य भाग और मैदानी प्रदेश कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तब वहाँ तीव्र घर्षण करती है और वहाँ से अपने साथ अधिक चट्टानों में बालू या अधिक मात्रा के अंदर बालू और काप लाकर बहाकर लाती है। मध्य तथा मैदानी भाग में नदियों का प्रवाह मंद पड़ता जाता है। यहाँ उनका अपवहन सर्पाकार दृष्टिगोचर होता है। मध्य के अंदर आप लोग नदी को प्रवाह को देखो तो कैसा दिखता है, सर्पाकार, जैसे कि सर्प चला आता हो, ऐसा आकार आप लोगों को दिखाई देता है। नदियों के विसर्पण के कारण तथा बाढ़ के प्रभाव से मैदानों में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले सरोवर बनते हैं और नदी का जो ये मध्य विस्तार है वहाँ पर क्या होता है कि घोड़े की नाल के आकार जैसे सरोवरों का नदी निर्माण करती है कि जहाँ पर उनका पानी क्या रहता है, स्थिर होकर बहता है। मुख्य प्रदेश से आगे नदी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है और जो उसका मुख्य प्रदेश है जहाँ से वो निकलती है और वहाँ से जैसे वो आगे बढ़ती है तो वो अपनी अनेक शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाती है और लंबे अंतराल के पश्चात विभाजित भाग त्रिभुजाकार रूप में अत्यंत उपजाऊ प्रदेश में रूपांतरित हो जाता है और अपने मुख्य प्रदेश से निकलती है तो लंबे अंतराल के बाद बहती हुई एक ऐसे विस्तार में आती है जहाँ पर वो अपने पानी की सारी शाखा एक जगह पर मिल जाती है और एक त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण। तो जहाँ पर नदी सारे अपने विभाजित शाखा एक हो जाती है उसमें अत्यंत उपजाऊ प्रदेश का रूपांतरण होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा किसे कहते हैं? तो नदी लंबे अंतराल के पश्चात जिस प्रदेश के अंदर अपनी शाखाओं में विभाजित हो जाती है और त्रिभुजाकार रूप की रचना करती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। उसके पश्चात प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है कारण कि उनका जलभंडार मात्र वर्षा पर आधारित होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ दक्षिण के अंदर आई हुई सारी नदियाँ कैसी है? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं और वो कैसी है? जलभंडार वर्षा ऋतु पर आधारित है। बारिश होती है तब तक उनके नदियों के अंदर जल रहता है और शुष्क प्रदेश जब बारिश की या ग्रीष्मकाल शुरू होता है तो उसका पानी सूख जाता है। शुष्क ऋतु दौरान उनका प्रवाह घट जाता है अथवा मंद हो जाता है। शुष्क ऋतु दौरान उनका प्रवाह घट जाता है या तो फिर मंद हो जाता है। हिमालय की नदियों की तुलना में इन नदियों की लंबाई कम है। ये नदियाँ छिछली भारत की प्राकृतिक रचना तथा पर्वतों की ढलान के कारण अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की तरफ बहती है। भारत का जो प्राकृतिक संरचना है कैसी है कि पश्चिम की ओर से थोड़ी पर्वतीय विस्तार है और नीचे के विस्तार के अंदर पश्चिमी घाट की ओर झुकी हुई है, इसलिए प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम घाट में से निकलकर पूर्व की तरफ बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों के लिए पश्चिम घाट मुख्य जल विभाजक है और इन प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक कौन सा है? पश्चिम घाट है। उसके पश्चात इसके नीचे दिए गए तुम लोगों को अतिरिक्त जानकारी दी है। इसमें नदी प्रणाली की जो शाखा है, नदी प्रणाली के जो विभाग है उसके बारे में जानकारी दी गई है।
इसके अंतर्गत मुख्य नदी और उसकी शाखाओं की प्रणाली निम्न अनुसार है। मुख्य नदी और उसकी शाखाओं की प्रणाली निम्न अनुसार है, जिसमें पहली है वृक्षाकार प्रणाली, दूसरी है जालिकावत प्रणाली, तीसरी है आयताकार प्रणाली और चौथी है केंद्र त्यागी प्रणाली। और इन चारों प्रणालियों के चित्र कल की हमने जो पढ़ाई की थी वीडियो के अंदर, उसमें फर्स्ट स्लाइड के अंदर दर्शाई गई है। अगर किसी को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो अगले को वीडियो को रिमाइंड मानकर उसके अंदर से इन चारों के फिगरों को आप देख सकते हो। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर जब एक वृक्ष की डालियाँ जैसी सुंदर रचना करती है तब उसे वृक्षाकार नदी कहते हैं। मुख्य नदी जैसे कि हमारी मुख्य नदी भारत की कौन सी है, गंगा, और उसकी सहायक नदियाँ गंडक, कोशी, यमुना, बेतवा, चंबल, ये सब सहायक नदियाँ उसको जहाँ से जिस विस्तार में मिलती है तो वहाँ पर गंगा नदी का कैसा स्वरूप होता है, वृक्षाकार स्वरूप निर्माण होता है। उसके पश्चात है जालिकावृत प्रणाली। पर्वतीय प्रदेश में निकलने वाली झरने पहाड़ी ढलान के कारण एक दूसरे से मिलती है तब उनकी रचना जाली आकार की होती है। जब पर्वतीय विस्तार के अंदर से नदी निकलती है तो वो अपनी शाखाओं को अन्य शाखाओं के अंदर तो पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर अपने अनेक शाखाओं में बांट लेती, लेकिन उसका मुख्य तो क्या कहलाता है, वो पर्वतीय प्रदेश ही कहलाता है। इस प्रकार की रचना को क्या कहते हैं, जालिकावत प्रणाली कहते हैं, जिसके अंदर हिमालय के अंदर से निकलने वाली नदियों का समावेश किया जाता है। उसके पश्चात है आयताकार प्रणाली। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ एक दूसरे को समकोण पर मिलती है, जहाँ मिलती हो तो उसको आयताकार रचना कहते हैं। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ कुछ ऐसा आयताकार विस्तार के अंदर मिलती है, जैसे कि कुछ नर्मदा है तो नर्मदा नदी है, उसके अंतर्गत जो उसको सहायक नदियाँ मिलती है वो समकोण में मिलती है, क्योंकि उनका विस्तार कुछ फिक्स है कि इस विस्तार के अंदर से और इस तरह से उसको मिलेगी, तो उसको क्या कहते हैं, आयताकार प्रणाली कहते हैं, जो सीधी तरह से मिलती है, ताकि बाकी सभी नदियाँ सर्प आकार की तरह बहकर मिलती हो। उसके पश्चात है केंद्र त्यागी प्रणाली। पर्वतीय प्रदेश में एक पर्वत के चारों तरफ हो से झरने मिलकर चारों तरफ नदी की रचना करते हो तो उसे केंद्र त्यागी पर्वताकार प्रणाली कहते हैं। जैसे कि सौराष्ट्र के अंदर दिखने वाली, कच्छ गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र है उसके अंदर दिखने वाली नदियों की प्रणाली कैसी है, केंद्र त्यागी है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ अनेक विस्तारों के अंदर डिवाइडेड हो जाती है पर्वतीय विस्तारों के कारण और झरने के स्वरूप में बहती है, इसलिए इनको केंद्र त्यागी या पर्वताकार प्रणाली की नदियाँ कहते हैं। तो ये हो गया नदी प्रणाली की परिभाषा, नदी प्रणाली के तीनों भाग और नदी प्रणाली की जो शाखा है उसके प्रकारों के बारे में जानकारी हो गई। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।